हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमने थ्योरी पढ़ी है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें हमें सिलेबस कवर करना है, उसमें मेन ये है जैसे सीएफटी की लिमिटेशंस पढ़नी है जो हमारा मेन सिलेबस में है। लिमिटेशन और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या लिगैंड फील्ड थ्योरी, इसके 3 नाम ही हमने पूरा कवर करना है। लेकिन ये शुरू से बेसिक थ्योरी थी, जो ये 4 थ्योरी दी गई है कोऑर्डिनेशन के बॉन्डिंग को कवर करने के लिए। इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इनका बेसिक क्या है, किस थ्योरी में क्या क्या बोला गया था। और इसके मेन तो हमारा ये वाले है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं हम वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी वर्नर थ्योरी इसने दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे के फॉर एफिशिएंट 6 है, के फॉर एफिशिएंट 6। इसने बोला था जो ये वाला है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री आयन बोलते हैं इसको, इसको तो बोला था प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और इसको बोला था जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या जो लिगैंड है, इनको बोला था सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। जिसने मतलब पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दिया था। ये इसको तो प्राइमरी वैलेंसी, और जो जितने लिगैंड उसके साथ अटैच थे उसको बोला था सेकेंडरी वैलेंसी। वैसे जो पूरा ये होता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम, जिसमें लिगैंड और ये मेटल है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, और सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड होता है, और ये बार ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री आयन। तो इसने बोला था जो बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट्री है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो अंदर वाला ये लिगेंड है इनको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस ये चार्ज को बैलेंस करता है। और लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं उसका में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मेटल के साथ अटैच हुआ होगा। ये नहीं है कि कोई CN के साथ है या N के साथ है, ये स्पेसिफिक हो गया, कार्बन के साथ अटैच है या नाइट्रोजन के साथ अटैच है जो सेंट्रल मेटल है हमारा। और इस जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो आयनिक थी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड था ना। और ये मतलब उसने बस ये बोला था कि मतलब 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। उसने इसमें इन 2 पार्ट में तोड़ दिया है, मोटा मोटी देखे तो यही होता है इसमें। और कुछ ऐसे थे, कुछ लिगेंड है, कुछ एटम ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम कर सकते हैं, वो सेकेंडरी की तरह। जैसे Cl है, Cl क्या हो, बाहर भी आ सकता है या अंदर भी आ सकता है ना। जैसे FeNH3 है और Cl3 है, और बार मतलब लगा लो एक Cl एटम है। तो इसमें क्या है, तो आयरन के ऊपर यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे मतलब अगर Cl माइनस है तो इस पे चार्ज होगा +1, और इस पे टोटल देखेंगे तो +4 होगा। वैसे आयरन पे +4 पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम ऐसे समझने के लिए देख रहे हैं। तो इसमें जो मान लो ये जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी की भी तरह काम कर रहा है। तो इसमें ये मतलब चेंज होता रहता है। अगर मतलब अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल है इसमें, या ये हो जाए अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल है और इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाए, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल Cl2 के हो जाए। तो इस केस में क्या जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम चेंज कर रहे हैं ना। जैसे Cl के मतलब पहले वन था प्राइमरी वैलेंसी, अब 2 हो रही है। तो इसको मतलब मेजर करने के लिए भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जैसे AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई थी। AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो बाहर वाले क्लोरीन है वो तो आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाला तो पूरा एंटिटी मतलब मेंटेन रहती है इसकी। ये मतलब अगर आयनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये नहीं है कि Fe भी हो जाएगा और CN भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पूरा मतलब इंटैक्ट ही रहेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये मतलब आयन की फॉर्म में हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 4K पॉजिटिव प्लस Fe -4 ना, इस फॉर्म में हो जाएगा। आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे तो। लेकिन जो Fe6 है तो पूरा इसी फॉर्म में रहेगा। अब इसमें ऐसे तोड़ोगे तो जब पहले वाले में तो एक क्लोरीन था, बाहर एक क्लोरीन आता है, इसमें बाहर 2 क्लोरीन है। तो इसके जो पहले वाले में तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl बनेगा, क्योंकि इस क्लोरीन एटम इसके साथ रिएक्शन करके AgCl बनाता है।
और इसमें 2 सेल बनेंगे। तो इस टाइप से मतलब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। तो यही था वर्ण थ्योरी में मेन कंसेप्ट ये था, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट दिया था उसने। उसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या बोल रहा था, जो वैलेंस एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना मेटल के, जैसे वैलेंसी को एस पी और डी, एस पी डी ऑर्बिटल है, वो हाइब्रिडाइज करके एक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। और वे हाइब्रिड ऑर्बिटल में या जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा मेटल का, उसमें जो लिगैंड का फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल लिगैंड का मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सिंपली। हाँ, तो ऐसे मान लो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या क्या था, sp3d2 या d2sp3 या d2sp3। तो और इसका मेन जो जिस पे बेस था वो था मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कंसेप्ट था तो इसमें, लेकिन वो इतना मतलब उतना हेल्पफुल नहीं था। इसमें मेन चीज वही थी कि मैग्नेटिक मोमेंट देखें और फिर मैग्नेटिक मोमेंट से पता करें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे ये पता करेंगे वो हाई स्पिन था या लो स्पिन था ना। इसमें जो लिगैंड का रोल था वो इतना ज्यादा नहीं था हाई स्पिन या लो स्पिन बताने के लिए। तो sp3d2 को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो बार वाला यूज हो रहा है। जैसे अगर 3D कंपाउंड है, तो अगर 3D सीरीज है तो ये डी हो रहा है वो 4D वाला है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर d2sp3 है इसमें 3D वाला ही है। तो इसमें मेन था मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड था वो। और अगर ऐसे देखो जो अगर FeCl6 और 3 पॉजिटिव देखें तो इस केस में कैसे होता था बॉन्डिंग। तो मतलब इसमें Fe होगी जगह +3 में, Fe हो गया +3 में, और +3 में तो फिर क्या होगा, ये FeCl3 में ऐसे ये हो जाएगा। अगर इसको बना के देखेंगे तो ये p ऑर्बिटल है और ये पूरा जो d ऑर्बिटल है, आउटर d ऑर्बिटल है, ये 3D 4s और 4p, और ये है 4D। तो इसमें अगर Fe3 था, Fe+3 था, और उसमें कितने Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, D में 5 रह जाएंगे, है ना, 5 रह जाएंगे। और इसमें देखो वैसे तो पता हमें FeCl3 है, FeCl3 में अगर क्लोरीन है, क्लोरीन तो वीक लिगैंड ही काम करेगा, ये अभी तो हमें पता है ना कि क्लोरीन जो है वीक लिगैंड की तरह काम करता है। लेकिन इसमें जो मेन बात थी, जो हमारा कंपाउंड था, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट मेजर की, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उस हिसाब से आई कि उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो उसका तो जो क्लोरीन है उसको उसने वीक लिगैंड माना, है ना, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब 5 के अकॉर्डिंग आ रही थी। तो क्लोरीन वीक लिगैंड था। और तो फिर इसमें क्या डी ऑर्बिटल सारे भरे हुए हैं, तो क्लोरीन में 6 क्लोरीन है, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हाँ, तो इस गुण को ऐसे भर दिया, 4 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडेशन बन गई sp3d2 बन गई ना। तो इस टाइप की बात थी इसमें मेन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी, और हाइब्रिडाइजेशन करके इसमें मेन मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पे ये देख रहे थे कि भाई पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा, या d2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा। जो d2sp3 थे वो ज़्यादा स्टेबल होते थे, क्यों, क्योंकि वो d ऑर्बिटल ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो मतलब ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छी होगी ना, अट्रैक्शन अच्छी होगी तो जो कंपाउंड होगा वो हमारा वो स्टेबल बनेगा। और इसमें ये ऐसे ही देखे तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हो तो ऑक्टाहेड्रल का देखा, अगर टेट्राहेड्रल का देखें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 या sp3 या sp3 था ना। sp3 में कौन कौन से डी ऑर्बिटल dxy और dxz या dyz,
ये ऑर्बिटल इसमें sd3 में इन्वॉल्व हो रही थी, और इसमें sp3 स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेट्राहेड्रल ना, टेट्राहेड्रल। और फिर अगर स्केर प्लेनर था, स्केर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें होती है dsp2, dsp2, dsp2 ये d वाला होता है dxy, या dx स्क्वायर माइनस वाई होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई s ऑर्बिटल और px और py, px और py मतलब ये ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने मोटा मोटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख ली। उसके बाद था CFT, CFT, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसने जो क्या क्या था, इसने जो मेटल को और लिगेंड को दोनों को पॉइंट चार्ज माना था, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब एक वो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है, इस करके मानना था उसने। जैसे मेटल और लिगेंड है, मेटल को इसने पॉजिटिव माना था और लिगेंड को नेगेटिव माना था, मतलब ये मतलब दो टाइप के आयन है और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मान दी, मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थी दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो कोई भी चार्ज होते हैं उनके बीच में मतलब अट्रैक्शन तो होती है अगर ऑपोजिट चार्ज है। तो इसमें मेटल क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस पर लिगेंड पे था नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो कोई Cl माइनस वगैरह, Cl माइनस, Cl माइनस, इन पे तो क्या नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, जो नेगेटिव चार्ज है इनका वो मेटल को डोनेट हो जाता है। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया है, वाटर है, इन केस में क्या होगा, इनमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता था। जैसे ओ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होके दो डाइपोल बन जाते हैं। जो पॉजिटिव वाला एंड था वो मेटल के साथ ऐसे जुड़ जाता था। तो इसने क्या माना था, इसने पॉइंट चार्ज माना था, मेटल को पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज माना था इसने। हाँ, तो फिर इसने इसकी मेन थी ये कि भाई ऐसे डी ऑर्बिटल को कंसिडर किया था इसने। मेटल के डी ऑर्बिटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल है और इसमें बाहर से कोई मतलब लिगेंड इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो मान लो मतलब मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और उस पर मतलब उस पर लिगेंड अट्रैक्शन कर रहे हैं, लिगेंड उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले तो केस होगा कि भाई लिगेंड उससे बहुत ज़्यादा दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि तो उस केस में ये लगेगा कि भाई मतलब पूरे आयन के साथ अट्रैक्शन इक्वल है ना। एक मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ और उसके पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन देखना हमने, और वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है, मान लो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको ये नहीं दिखेगा कि भाई इस साइड वाला जो मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये नहीं होगा कि भाई इस वाले की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इस साइड इस फेस वाले की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जो अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसमें पूरा चार्ज है उसको एक इक्वली कंसिडर करेगा वो उसको ना, अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है तो है। तो इसमें पहले तो क्या था, जो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है तो उस केस में क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है उनका मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब लिगैंड जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है मेटल से। तो मतलब उनके बीच में इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल है सारे पांचों डी ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड की इंटरेक्शन है वो इक्वली होगी। तो लिगेंड की इंटरेक्शन इक्वली होगी तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ऐसे डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जब जब जो लिगेंड है, लिगेंड इज वेरी फार अवे, लिगेंड इज वेरी फार अवे, फार अवे मतलब सॉल्यूशन में है लेकिन उसके काफी दूर है उससे रिएक्शन, मतलब मेटल वाले आयन से। फिर क्या होगा, फिर जो लिगेंड है वो उसके काफी करीब आएंगे, लिगेंड करीब आएंगे तो डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाएगा। ये हमने देख ही रखा, ये T2G में और EG में ना, T2G में और EG में टूट जाएगा। जो क्योंकि T2G में के तो क्या लोब के एक्सिस के बीच में होते हैं, DXY और DYZ और DXZ वो एक्सिस के बीच में होते हैं, लेकिन EG वाले क्या होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, तो उनके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है लिगेंड की, तो वो इस टाइप से टूट जाते हैं। तो 3 नीचे टूट जाते हैं और 2 ऊपर, और ये तो पता ही आपको, इसको नीचे 0.4 एनर्जी होती है इसकी, 0.4
डेल्टा नोट माइनस का साइन होता है और ऊपर 0.6 डेल्टा नोट होती है। तो इस टाइप से जो है जो डी ऑर्बिटल है वो टूट जाते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये टूटते हैं ना। और इसके बीच में जो एनर्जी निकल के आती है उसको बोलते हैं CFSC। वो हमने कई बार निकाल के देखी है। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है इस केस में। और इसका जैसे अगर टेट्राहेड्रल के केस में टूटेगा तो क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल के केस में नीचे Eg होगा और ऊपर T2G होगा। और एक और बात ये होती है कि जो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब मेन रीजन तो क्या होता है कि एक तो ये है कि भाई उसमें ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड काम कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड काम कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है। तो टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के 2/3 ऑफ लिगेंड है ना, 2/3 है इसके लिगेंड। अगर इनकी रेशो देखो तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 जो इसके लिगेंड है। और एक ये होता है कि अगर जो टेट्राहेड्रल की मैनेजमेंट इस टाइप से होती है कि उसकी लिगेंड के साथ अट्रैक्शन सीधी नहीं होती है ना। मतलब उसमें तो डी ऑर्बिटल में तो क्या था, कुछ की तो मतलब सीधी अट्रैक्शन हो रही थी, डी ऑर्बिटल जैसे Eg वालों की अट्रैक्शन सीधी हो रही थी मतलब लिगेंड के साथ। लेकिन इसमें क्या किसी की भी सीधी नहीं होती। उसमें जो लिगेंड मतलब अटैक करता है उसका और लिगेंड के बीच में ये तो मतलब यहाँ से तो मतलब लिगेंड अटैक कर रहा है, ये डी ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में एंगल होता है 45, इनके बीच में एंगल होता है 45। तो इसका जो लिगेंड के इसके साथ अट्रैक्शन होती है वो होती है cos 45 और इसकी cos 45 की वैल्यू अबाउट 2/3 आती है। तो ये हो जाता है मतलब टोटल अट्रैक्शन कितनी होती है। तो इस थ्योरी ने क्या बताया, जो डेल्टा टी होता है वो जाता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। मतलब जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो 4/9 होती है, डेल्टा जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है उसकी। अब हमें देखना लिमिटेशंस ऑफ CFT जो हमारे सिलेबस में भी है। देखो वैसे तो CFT ने मोस्टली चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो कलर होता है कंपाउंड का वो क्यों होता है, जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट होता है मॉलिक्यूल को देखने के लिए। लेकिन फिर भी इसने कुछ लिमिटेशन थी इसकी। पहले तो क्या थी इसकी लिमिटेशन की, इसने खाली डी ऑर्बिटल को कंसिडर किया ना, मतलब S और P ऑर्बिटल को कंसिडर नहीं किया, लेकिन उनका रोल होता है, फिर उनका रोल हम अगले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे ना। तो उसने मतलब खाली डी ऑर्बिटल को कंसिडर किया। एक तो लिमिटेशन ये थी, एक उसने माना कि खाली आयनिक इंटरेक्शन होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे NMR पढ़ते हैं हम, EPR पढ़ते हैं, उनके केस में क्या है, उनके केस में जो मतलब अगर खाली आयनिक इंटरेक्शन को माने तो वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो इस केस में हमने खाली आयनिक इंटरेक्शन नहीं होती, कोवैलेंट इंटरेक्शन होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग, जो मतलब NMR वगैरह के अकॉर्डिंग। और जैसे ये है निकल कार्बोनिल या FeCO4, एक जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बोनिल पे भी 0 चार्ज है और निकल पे भी 0 चार्ज, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये आयन की तरह कैसे काम कर सकते हैं कि भाई मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, उस तरह ये काम नहीं कर सकते। फिर लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी CFT। और इसने रीजन नहीं दिया था कि भाई, इसने ये तो बता दिया था कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कौन सा वीक लिगेंड होगा, लेकिन इस उनका रीजन नहीं दिया था कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए और क्यों कोई वीक लिगेंड होगा। तो यही उसकी कुछ मतलब ऐसे लिमिटेशंस थी। और मतलब यही इसका मेन लिमिटेशन यही थी। अगर कोई और होगा तो वो भी हम देख लेंगे। तो अगला हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।